हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 क्लास 9th का ज्योग्राफी का, जिसका नाम है क्लाइमेट, और हम करने वाले हैं इसका पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। मैंने मोस्ट ईजिएस्ट लैंग्वेज में, बहुत ही ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में चैप्टर समझाया है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा या बहुत पहले देखा है, मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर बहुत पहले देखा है तो तब भी अभी जाकर देख कर आ जाओ, रिकैप हो जाएगी सारी चीज़ें। नहीं तो ये वीडियो आप आधी समझोगे, फिर आपको लगेगा कि यार फर्स्ट पार्ट जाकर देख कर आना चाहिए, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। तो इससे अच्छा पहले आप वही जाकर देख कर आओ, ठीक है जी। ओके, सो अब हम शुरू करते हैं। देख कर आ जाना, दोबारा बोल रहा हूँ, फिर बाद में आधी वीडियो में आप पीछे जाओगे तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा आपका। ओके, सो लास्ट पार्ट में हम पढ़ चुके थे कोल्ड वेदर सीजन के बारे में। अब पढ़ेंगे हम हॉट वेदर सीजन के बारे में, ठीक है, यानी गर्मियों के मौसम के बारे में। अब गर्मियों के मौसम में आपको पता ही है, पहली बात तो एक बात आपको कॉमन सी पता ही है कि जो गर्मियों का मौसम है वो मार्च से लेकर मई तक रहता है, ठीक है। और गर्मियों के मौसम में क्या होता है, हमारे लैंड पे बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, तो हमारा जो ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर की जो हवा है वो ऊपर की तरफ जाने लगती है, और नीचे की तरफ क्या बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है, और उस टाइम हमारे पानी पे होता है हाई प्रेशर, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है। बट ये जो हमारा कोस्ट वाला एरिया है, ये वाला कोस्ट वाला एरिया है, इस पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपको पता है दिल्ली कहाँ पर है, यहाँ पर है, बिल्कुल कैपिटल। तो आपको पता है दिल्ली में, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे को पता है यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन होती है, सीज़न सिचुएशन होती है। यहाँ पर गर्मी भी बड़ी तगड़ी होती है, महंगी बात चीज़ वाली गर्मी होती है, बहुत तेज़ गर्मी होती है, और सर्दी भी बहुत तेज़ होती है, ठीक है। बट अगर यह मुंबई वाला इलाका या कोस्ट वाले इलाके में आप जाओगे तो आपको इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर है ना, ठंड भी इतनी, मुंबई में ठंड भी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती और गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो यही बात बोली गई है। ओके, एक और चीज़ बता देता हूँ, लू। गर्मियों में एक वर्ड आपने बड़ा सुना होगा, लू, ठीक है। आपकी मम्मी बोलती होगी कि बेटा बाहर मत जा, लू लग जाएगी, हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो लू का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ से, ठीक है, हमारे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से ना बहुत गर्म हवाएं चल के आती है इंडिया के अंदर, इन्हीं को कहते हैं लू, ठीक है। ये बड़ी तेज़ होती है, गर्म होती है, ड्राई रीजन से आती है, तो अपने साथ इतनी भी ज़्यादा बारिश लेकर नहीं आती, मतलब थोड़ी बहुत आती है, ठीक है। और तूफान वगैरह आता है, इनकी वजह से कभी कभार हल्की बूंदाबांदी भी हो जाती है। पता ही है आपको, आपने थंडरस्टॉर्म देखा हो ना, बड़ी तेज़ रफ्तार से हवाएं चलने लगती है, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं, ये ऐसे है ना, तो इसी को कहते हैं लू। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हमने पूरा लिख रखा है, डोंट वरी, ये देखो। ओके, सो एक और बात बता दूं आपको कि थंडर स्टॉर्म, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर भी आता है गर्मियों के टाइम में, हमारे वेस्ट बंगाल में भी आता है। थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी मच जाती है, थोड़ा ज़्यादा ही थंडर स्टॉर्म वगैरह आ जाता है। तो वेस्ट बंगाल में इसको कहते हैं काल बैसाखी। क्या कहते हैं, काल बैसाखी, याद रखना। ये जो थंडर स्टॉर्म आता है इन वेस्ट बंगाल इज़ नोन एज काल बैसाखी। और पता ही है आपको कि अब हमारे हवा की खासियत क्या होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। फर्स्ट पार्ट में बताया था मैंने आपको, फर्स्ट पार्ट में, आई होप आपको पता हो, याद हो, नहीं तो दोबारा फर्स्ट पार्ट जाकर देख कर आ जाओ। तो हाई प्रेशर यहाँ पर बन रहा है, लो प्रेशर, तो है ना, हमारी जो बारिश है सबसे पहले इस वाले रीजन में आती है। हल्की हल्की बारिश है ये, ठीक है, समर की बारिश है, अभी बारिश के सीज़न की बात नहीं कर रहा, मतलब हमारे हल्की बूंदाबांदी होती है, जिसको प्री मानसून शार कहते हैं, यानी मानसून के आने से पहले, बहुत तेज़ बारिश होने से पहले हल्की हल्की बूंदाबांदी आती है, ठीक है जी। इसी को कहते हैं हम प्री मानसून शार, और कर्नाटका में और केरला में आती है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैंगो के पकने के लिए, ठीक है। आम के पकने के लिए ये जो छोटी छोटी हल्की हल्की, छोटी छोटी तो नहीं, हल्की हल्की जो बारिश आती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे मैंगो के पकने के लिए। तो इसीलिए इन छोटी छोटी बारिश को, छोटी छोटी, फिर से छोटी छोटी हल्की हल्की बारिश को हम क्या कहते हैं, प्री मानसून शार भी कहते हैं और मैंगो शार भी कहते हैं, क्योंकि मैंगो पकने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो देखो सारी की सारी चीज़ें मैंने वही लिखी हुई है, आप रीड कर सकते हो। मार्च टू मई रहता है सीज़न, टेम्परेचर गिरने लगता है और लो प्रेशर इंडिया के अंदर बनने लगता है, लू आ जाती है। हमारा जो ओशन के पास का ये जो कोस्टल एरिया वाला रीजन है, वहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, लू आ जाती है, बहुत ही तेज़ होती है, ठीक है। और साथ में ड्राई विंड आती है हमारे इंडिया के अंदर, कहाँ से, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से, ठीक है। थोड़ी थोड़ी ये जो डस्ट स्टॉर्म होता है, ये अपने साथ थोड़ी थोड़ी बारिश भी और थोड़ी सी ठंडी हवा भी लेकर आता है। ओके, इसकी वजह से फिर बारिश वगैरह होती है, आपको पता है, हल्की हल्की। और हमारे वेस्ट बंगाल में भी थोड़ा सा ठंडा स्टॉर्म वगैरह आता है, और इसको काल बैसाखी कहा जाता है। ओके, और कर्नाटका में और केरल में जो हल्की हल्की बारिश आती है, इसको प्री मानसून शार भी कहते हैं, जिसको हम मैंगो शार भी कहते हैं, ठीक है जी। तो आई होप आपको हॉट वेदर सीजन के बारे में समझ आ गया हो, ठीक है। अब हम करेंगे एडवांसिंग मानसून के बारे में, यानी रेनी सीजन के बारे में। अलग से टॉपिक दे रखा है, ऑल दो फर्स्ट पार्ट में हम बहुत सारा देख चुके थे एडवांसिंग मानसून के बारे में, ठीक है जी। अब बहुत सारे बच्चे डर गए होंगे कि सर इतना सारा लिखा हुआ है, लर्न कैसे करेंगे इसे। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ये लर्न नहीं करना, ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मेरे को आपको समझाना है। बट
आपको एग्जाम में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं टॉपिक समझा दूंगा आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कितना लिखना है इसमें से और कितना नहीं लिखना। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ओरिजिनेट फ्रॉम द वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द सदर्न ओशन, दे क्रॉस द इक्वेटर and blow in the southwesterly direction entering the Indian peninsula as the southwestern monsoon। बच्चे बोल रहे सर समझ ही नहीं आया क्या लिखा हुआ है। देखो बड़ा सिंपल है। देखो आपको पता है हमारा जो इंडिया है, इंडिया में गर्मियों के टाइम में यानी मानसून आने से पहले क्या बनता है? लो प्रेशर बनता नहीं बनता? हमारे जो पानी वाला एरिया है हमारे नीचे जो इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है और अरेबियन सी है, इस पर क्या बनता है? हाई प्रेशर। तो हवाएं पानी के एरिया से यहाँ पर जाएगी, लो प्रेशर वाले एरिया में जाएगी। अब उस पॉइंट में क्या लिखा हुआ था आपको पता है? हमारे इंडिया के नीचे इक्वेटर पड़ता है। इक्वेटर पता है ना, 0 डिग्री वाला। अब कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होता है कि हमारे यहाँ जो सब ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ से हवाएं उठती है, साउथ ईस्टर्न हवाएं उठती है और ये इक्वेटर पे आती है। टेढ़ी आती है आपको पता है साउथ ईस्ट से, तो टेढ़ी आती है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, और कोरियोलिस फोर्स की ही वजह से ये क्या करती है? वेस्ट की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, साउथ वेस्ट से हवाएं आती है, सबसे पहले इंडिया के केरल रीजन पर टकराती है। ठीक है जी, तो अब आपको समझ आ गया कि ये क्या लिखा हुआ है? ये वही लिखा हुआ है जो मैंने बोला, दे क्रॉस द इक्वेटर। इक्वेटर को क्रॉस करती है और वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ जाती है और फिर इंडियन पेनिनसुला पे आती है और इंडियन पेनिनसुला पे साउथ वेस्ट मानसून की वजह से बारिश होती है। ओके, यही लिखा हुआ है। और क्योंकि ये जो हवाएं हैं ये पानी वाले रीजन से आ रही होती है तो अपने साथ नमी लेकर आती है, इसकी वजह से इंडिया में बारिश होती है। बारिश का टाइम जो है वो इंडिया में 1 महीने के अंदर पूरी इंडिया में बारिश का सीज़न हो जाता है। ठीक है, बारिश होने लगती है और जो वेदर है वो एकदम से चेंज हो जाता है। हमारे साउथ वेस्ट मानसून की वजह से पूरा वेदर जो है वो चेंज हो जाता है। वेस्टर्न घाट में बारिश होती है। वेस्टर्न घाट आपको पता है ना, ये हमारा वेस्टर्न घाट है। देखो यहाँ दिखा देता हूँ, ये जो दिख रहा है ना ब्लू ब्लू, ये वेस्टर्न घाट है, इस तरफ वाला ईस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट पे बारिश होती है, 250 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। और हमारे जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश एक्चुअल में एक रेन शैडो एरिया। अब रेन शैडो एरिया का मतलब क्या होता है? हमारा मध्य प्रदेश यहाँ पड़ता है। ठीक है, इस तरफ। अब ध्यान से सुनना, ये है ना जो वेस्टर्न हमारे घाट्स हैं ये एक्चुअल में पहाड़ हैं जो कि बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे हैं। तो हमारे जो बादल हैं यहाँ से उठते हैं और क्या होते हैं कि पहाड़ों से टकरा जाते हैं, इसकी वजह से बारिश हो जाती है यहीं पर। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया होता है इसमें बहुत कम बारिश होती है क्योंकि बादल कुछ होते हैं जो पहाड़ के ऊपर से भी चले जाते हैं, तो बारिश होती है बट कम होती है, इसलिए इसे एक रेन शैडो एरिया कहते हैं। तो यहाँ पर भी बारिश होती है। इस तरफ क्यों नहीं होती सर ऐसे? फिर यहाँ पर बारिश कम क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ के जो पहाड़ है वो इतने ऊँचे नहीं है। हमारे जो ईस्टर्न घाट है उनकी जो ऊंचाई है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि मैंने आपको बताया था कि बारिश जो है वो मध्य प्रदेश वाले एरिया में थोड़ी सी कम होती है, बट उस दूसरी ही तरफ हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ना इंडिया का, कौन सा? ये वाला। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और मैं बता दूँ कि वर्ल्ड में जो एवरेजली सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो मौसम राम, ये हमारा ये खासी हिल्स के पास पड़ता है, ये मिज़ोरम के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर एवरेजली सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और जो बारिश होती है ना वो डिक्रीज़ होती है ईस्ट टू वेस्ट, यानी गंगा ये प्लेन दिख रहा है आपको, यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, फिर ऐसे ऐसे यहाँ से चलते 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 यहाँ पर कम कम होने लगती है। ठीक है, यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, यहाँ से कम, यहाँ से कम, यहाँ से कम, फिर ऐसे ऐसे बारिश चलती रहती है और फिर राजस्थान में सबसे कम। ओके जी, आई होप ये आपको समझ आ गया। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि राजस्थान में और गुजरात में बहुत कम बारिश होती है। अब एक पॉइंट और है जो कि है ब्रेक इन रेनफॉल्स। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, क्या ऐसा होता है कि मानसून का सीज़न स्टार्ट होने के बाद एकदम से 2 महीने तक लगातार बारिश होती है? क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। मानसून में ब्रेक्स होते हैं, यानी 2 दिन तक बारिश हुई फिर रुकी, फिर 2 दिन बाद बारिश तो रुकी। तो जब बारिश वाला सीज़न चल रहा होता है, मतलब जिस दिन बारिश आती है तो उसको हम वेट स्पेल कहते हैं, और जब ड्राई वाला आता है टाइम तो उसको हम ड्राई स्पेल कहते हैं। अब ये आता क्यों है? क्वेश्चन तो यही है, ये आता क्यों है? बड़ा सिंपल है, ये आता है ट्रफ के कारण। कहाँ लिखा हुआ है? यहीं पर लिखा होगा, ट्रफ के कारण आता है। ठीक है, अब ये लिखो, ये लिखा मॉनसून ट्रफ। अब ये मॉनसून ट्रफ का क्या मतलब होता है? ये सिंपल से एक इमेजिनरी लाइन है, ये समझो। जहाँ ये ट्रफ आता है ना वहाँ पर विंड अट्रैक्ट होती है। देखो, अगर ट्रफ यहाँ बनता है तो सारी विंड यहाँ पर आके अट्रैक्ट होगी। अगर ट्रफ यहाँ बनता है तो नीचे से हवाएं जो है वो यहाँ अट्रैक्ट होगी। अगर हिमालय पे बनता है तो हिमालय पे अट्रैक्ट होगी। सिंपल सीधी बात। अगर ट्रफ हिमालय पे बनता है, यहाँ पर बनता है, तो इसका मतलब सारी की सारी जो हवाएं हैं बारिश वाली ये यहाँ पर आएगी और यहाँ बारिश होगी। अगर हमारे नदन पार्ट पे बनता है तो यहाँ पर बारिश होगी, अगर यहाँ पर बनता है तो यहाँ बारिश होगी। तो यानी कि ये जो मॉनसून है वो फिक्स नहीं है, ट्रफ के अकॉर्डिंग चलता है।
ठीक है, जहाँ ट्रफ होगा वहीं पर बारिश होगी। और इसी वजह से जो हमारा मॉनसून है, जो हमारे बारिश का पैटर्न है वो फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार बारिश जितना सेंटीमीटर पिछले साल आई है उतने सेंटीमीटर ही इस साल आएगी। आपने ये बात सुनी होगी कि हमारे फार्मर को नुकसान हो गया, यहाँ बारिश नहीं हो रही, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, अंदाज़ा नहीं था। तो ये इसीलिए होता है, ट्रफ के कारण होता है, ठीक है। ड्राई स्पेल और ये जो हमारा वेट स्पेल होता है इसकी वजह से होता है। और कभी कभार इससे बहुत ज़्यादा डैमेज भी होता है हमारे फार्मर को, ओके क्योंकि उनको लगता है कि जी बारिश होगी इस साल और बारिश नहीं होती, फिर दिक्कत। कभी कभी लगता है कि बारिश जो है वो होगी, बट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फार्मर की क्रॉप ख़राब हो जाती है ना, और फ्लड वगैरह आ जाती है। तो इसीलिए दे रखा है कि मॉनसून जो है वो अनसर्टेन है या सर्टेनिटी से भरा हुआ है, ठीक है। कुछ कंफर्म नहीं है, ना फ्रीक्वेंसी, ना ड्यूरेशन, ना इंटेंसिटी, कुछ भी, ठीक है जी। आई होप ये आपको समझ आ गया एडवांसिंग मॉनसून के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रिट्रीटिंग मॉनसून। इसके बारे में भी हम देख चुके थे, हमने विड्रॉल ऑफ मॉनसून पढ़ा था। तो यही लिखा हुआ है कि अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, जो हमारे लैंड वाले एरिया पे अब क्या है कि ठंड आने लग गई। तो जब ठंड आ जाती है तो आपको पता है क्या होता है, जब ठंड आ जाती है तो हमारे इस तरफ, क्योंकि ये पिक्चर मॉनसून की है तो इसको इग्नोर करना, जब ठंड आ जाती है तो हमारे लैंड पे क्या बन जाता है, हाई प्रेशर, और हमारे पानी पे बन जाता है लो प्रेशर। यहाँ पर क्या बन जाता है, हाई प्रेशर, यहाँ क्या बन जाता है, लो प्रेशर। तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है। ये सिस्टम धीरे धीरे चेंज होने लगता है और इसी की वजह से फिर ठंड आने लगती है, ओके। इंडिया में फिर विंटर आने लगता है, ओके। वाइल द टेम्परेचर आर हाई, डेज़ का टेम्परेचर, जो दिनों का टेम्परेचर है वो बढ़ता रहता है, मतलब धूप भी अच्छी खासी आती है सुबह के टाइम पे, और नाइट का टेम्परेचर वो होता है कूल होने लगता है, यानी ठंडा होने लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लैंड जो है वो थोड़ा थोड़ा मॉइस्ट रहता है, आपको पता ही है, थोड़ा ओस जैसा मॉइस्ट रहता है, आप कह सकते हो इसको, ठीक है। और ह्यूमिडिटी रहती है टेम्परेचर में, और ये सारी की सारी चीज़ें होती है। और मैं आपको बता दूँ अक्टूबर में बहुत ज़्यादा, दिन के टाइम में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, इसी चीज़ को कहते हैं अक्टूबर हीट, ठीक है। वाइल डे टेम्परेचर इज़ हाई, जो सुबह का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जो नाइट का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। लैंड जो होता है वो अभी भी थोड़ा मॉइस्ट होता है, यानी गीला होता है, नमी होती है उसमें, ओइंग द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। बट जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है और ह्यूमिडिटी होती है। द वेदर बिकम रेदर ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डेज, मतलब दिन के टाइम में बहुत ही ज़्यादा गर्म होने लगता है, और इसी को कहते हैं अक्टूबर हीट। मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आएगा ज़रूर, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। और मैं ये पॉइंट तो आपको बता ही चुका हूँ, अक्टूबर की स्टार्टिंग में विड्रॉ होना स्टार्ट हो जाता है, जो हवाएं हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है और यहाँ हाई, मतलब हमारे ठंड के टाइम में क्या होता है, यहाँ पर बनने लगता है हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर बनना लगता है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ये हवाएं नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है ना। तो ऐसे ही जो मानसून की हवाएं जो बारिश लेकर आई होती है वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है, यही बता रखा है, ओके। द लो प्रेशर कंडीशन ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू बे ऑफ बंगाल, ये जो यहाँ पर बनता है ना नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, अब ये बे ऑफ बंगाल में ट्रांसफ़र होने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर था, कब, गर्मियों के टाइम में, रेनी सीजन में, बट अब यहाँ ठंडा आने लग गई और हाई प्रेशर बनने लगा है, तो ये यहाँ की तरफ खिसकने लगता है। नहीं, यहाँ लो प्रेशर बनता है तो यहाँ की तरफ खिसकने लगता है और यहाँ पर थोड़ा सा टाइफून जैसा आ जाता है, देखो लिखा हुआ भी होगा, गेट ट्रांसफर टू बे ऑफ बंगाल अर्ली। दिस शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद द अकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन, और इसी की वजह से साइक्लोनिक डिप्रेशन आ जाता है कौन से वाले एरिया में, हमारे बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में। समझे? दोबारा से समझाता हूँ, बात ध्यान से सुनना। अब ये गर्मियों का टाइम है इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर है, देखो यहाँ लिखा है ना समर, तो यहाँ पर लो प्रेशर है और यहाँ पर हाई प्रेशर है। बट जब धीरे धीरे ठंड आने लगती है तो ये लो प्रेशर वाला एरिया जो है वो नीचे यहाँ बनने लगता है पानी के एरिया में, और ये जो हाई प्रेशर का एरिया वो यहाँ बनने लगता है। तो इसका सबसे ज़्यादा असर यहाँ बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, और बे ऑफ बंगाल में क्या होता है, साइक्लोनिक डिप्रेशन आता है, यानी साइक्लोन वगैरह आ जाते हैं, ठंडा स्टॉर्म होता है ना पानी के अंदर, वो वाला आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड रेन और बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी मच जाती है हमारे ईस्टर्न कोस्ट प्लेन पे। यानी अब ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, कहाँ है, बे ऑफ बंगाल, ये रहा। तो ये वाला जो एरिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच जाती है, ठीक है जी। और यही अपना गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो भी डेल्टाज हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है प्रॉपर्टी का। और ये आपको पता ही है थिकली पॉपुलेटेड है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग भी रहते हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ओके जी, आई होप आपको ये रिट्रीटिंग या पोस्ट मानसून अच्छे से समझ आ चुका हो। इसको ट्रांजिशन मानसून भी कहते हैं या ट्रांजिशन सीजन भी कहते हैं, ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल।
ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल का मतलब है क्या जो बारिश है वो सारे के सारे इंडिया में एक जैसी आती है? नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है और जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर 400 सेंटीमीटर तक की बारिश आती है, और हमारे राजस्थान के पार्ट में सिर्फ 60 सेंटीमीटर की बारिश आती है। डेक्कन प्लेटो में कि जो इंटीरियर पार्ट है, यानी ये वाला अंदर का पार्ट है, ये डेक्कन प्लेटो है, ठीक है, इसके अंदर का पार्ट है, इसमें और कम बारिश आती है। ओके, और अगर मैं बात करूँ हमारे हिमालयन रीजन में, तो यहाँ पर तो क्या होती है, बर्फ़ पड़ती है। और साथ ही में जो ओइंग टू द नेचर ऑफ द मानसून द एनुअल रेनफॉल इज़ हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। और इसका मतलब यह है कि जो बारिश है वो कंफर्म नहीं है कि हर साल इतनी ही होगी, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, चेंज होती रहती है बारिश हर साल। अभी मैंने बोला कि 60 सेंटीमीटर है राजस्थान में, ये कभी किसी साल चेंज भी हो सकती है, ऐसा नहीं, कभी तो बहुत ही ज़्यादा मैंने सुना है कि बाढ़ भी आई है राजस्थान में, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। बट क्योंकि ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, कंफर्म नहीं है कि हर साल इतनी बारिश आएगी। ओके जी, ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। हमें जोड़ के रखता है, हर चीज़ जो मॉनसून है वो बिल्कुल हमें समेट के रखती है, ठीक है क्या, और हर चीज़ का अपना अपना रोल है, ठीक है। जैसे कि हिमालय का भी अपना रोल है। मैं आपको समझाता हूँ हिमालय का अपना रोल कैसे है, आपको बड़ा है ना अचंभव होगा। ये जो हिमालयन माउंटेन है ये एक्चुअल में हमें ठंड से बचाते हैं, ये बात आपको समझ नहीं आई है, बट मैं बताता हूँ। हमारे ना यहाँ पर तिब्बत के प्लेटो में ना बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं आती है, ठीक है, होती है या आती है, और ये हमारे इंडिया में आने की कोशिश करती है, बट ये इंडिया के अंदर आ नहीं पाती क्योंकि हमारे यहाँ पर हिमालय के माउंटेन है, तो टकरा के वापस पीछे की तरफ चली जाती है। बड़ी बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी आपको कि हमारे जो ठंडे ठंडे पहाड़ है, हिमालय पहाड़ है, ये एक्चुअल में हमें ठंड से भी बचाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो दिल्ली में बर्फ़ पड़ने लगती, अगर हिमालयन माउंटेन ना होते तो, ठीक है। तो यही पहला पॉइंट लिखा है कि हिमालयस प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। बहुत ज़्यादा ठंडी जो हवाएं आती है हमारे सेंट्रल एशिया से, उससे बचाता है। कौन? हमें, हमारे हिमालयस। सेकंड है पेनिनसुला प्लेटो की बात करें। पेनिनसुला प्लेटो क्योंकि ये सी के पास का है, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ठीक है, बट ये भी कहीं ना कहीं हमारे वेदर कंडीशन को अफेक्ट करता है। ओके, ये डिट्टो क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का है, बिल्कुल रट लेना है, ये समझ लो आप। ओके, बस ये थोड़ा सा मॉनसून के बारे में और हमारे अलग अलग जो भी फीचर्स हैं, ठीक है, या फिजिकल फीचर है, वो कैसे इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कैसे उनका हमारे वेदर कंडीशन पे, सीजन पे, क्लाइमेट पे कैसे अफेक्ट पड़ता है, वो बता रखा है मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड में, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस द मॉनसून ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ अ क्वाइट प्रिसिपिटेबल, यानी थोड़ी बारिश भी होती है, आपको पता है, मतलब इन्फ्लुएंस होता है मॉनसून की वजह से हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट पे बारिश होती है। द सीजन ऑल्ट्रेशन ऑफ द विंड सिस्टम इज एसोसिएटेड विद द वेदर कंडीशन प्रोवाइड अ रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन। इसका मतलब है कि द रिदमिक साइकिल, स्टार्टिंग में ठंड, फिर गर्मी, फिर बरसात, फिर ठंड, मतलब ये रिदमिक साइकिल, ये कॉन्टिन्यूटी बन रही है। तो ये सीज़न में ऑल्ट्रेशन और विंड कंडीशन में जो ऑल्ट्रेशन होती है वो एक रिदमिक साइकिल आ रही है हमारे सीज़न के अंदर, ठीक है। द इंडियन लैंडस्केप, एनिमल, प्लांट, एंटायर एग्रीकल्चर जो होता है वो पूरा का पूरा हमारे फेस्टिवल तक वो इसी फेनोमेना के आगे पीछे घूमते हैं, ठीक है। पहली बैसाखी का जो मौसम है वो भी फसल कटाई का होता है। बहुत सारे हमारे फेस्टिवल होते हैं जो फसल की कटाई से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पूरा का पूरा सिर्फ हमारे फेस्टिवल नहीं, एनिमल, प्लांट और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो हमारा जो एग्रीकल्चर पूरा कैलेंडर होता है वो बारिश पे डिपेंड होता है, ठीक है, या मैं कहूँ मॉनसून पे डिपेंड होता है। तो एक तरह से इंडिया की पहचान भी है हमारा मॉनसून, ठीक है। दीज मॉनसून विंड बाइंड द होल कंट्री बाय प्रोवाइडिंग वाटर, एग्रीकल्चर एक्टिविटी को वाटर वगैरह भी प्रोवाइड करता है, और ये जितना भी वाटर जाता है वैलीज़ में वो एक सिंगल वैलीज़ में यानी सिंगल एक रिवर में इकट्ठा हो जाता है। तो यही बता रखा है। आई होप ये वाला टॉपिक भी आपको समझ आ चुका हो, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो एंड टॉपिक है, चैप्टर खत्म। नहीं दोस्त, मैंने आपसे बोला था कि मैं ना कुछ ऐसे टॉपिक है जो बीच में छुड़वा रहा हूँ और वो आगे मैं कंटिन्यू करवाऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 2 टॉपिक रह गए हैं आपके। पहले तो फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट, ठीक है, दूसरा एक मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून है, उसको भी हम पढ़ेंगे। आई होप ये वाला आपको समझ आ चुका हूँ, ठीक है। मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड के हिमालय जो है हमें एक्सट्रीम ठंड से बचाते हैं। पेनिनसुलर रीजन तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है, बट यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। हमारा जो ये मॉनसून है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अफेक्ट करता है, यहाँ पर बारिश होती है। साथ ही में ये जो साइक्लोनिक ऑल्टरेशन आ रहा है, ठीक है, विंड सिस्टम में चेंज आता है,
ये एक रिदमिक साइकिल ऑफ सीज़न बना रहा है। जनवरी फरवरी के टाइम में आपको पता है ठंड होती है, विंटर सीज़न होता है, फिर गर्मी हो जाती है, फिर रेनी, तो ये रिदमिक साइकिल बनाता है। साथ ही में हमारी एनिमल, प्लांट, लैंडस्केप, एग्रीकल्चर कैलेंडर पूरा का पूरा इस मॉनसून पे ही डिपेंड है, ठीक है। और जो ये मॉनसून है पूरे इंडिया को बांध के रखता है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो उनको वाटर प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, जो मैंने बोला था मैं बीच में छुड़वा दूंगा, मैंने छुड़वा दिया था और अब कंप्लीट करवा रहा हूँ, दैट इज़ फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट। ये मैं आपको पहले ही बता चुका, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको, ठीक है। ये वाला नहीं, दूसरा पॉइंट बताया था, चलो ये वाला बताया था, पहले इसको ही देख लेते हैं। एक्चुअल में ये फर्स्ट पॉइंट ही समझ लेते हैं इसको, चलो। फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट, तो पहला है एल्टीट्यूड। अभी एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। ऊंचाई की वजह से इंडिया का क्लाइमेट अफेक्ट होता है। अब ये कैसे, ऊंचाई की वजह से इंडिया का कैसे क्लाइमेट अफेक्ट होता है? देखो, इंडिया हैज़ अ माउंटेन टू द नॉर्थ विच हैज़ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर, ठीक है। द हिमालयस प्रिवेंट द कोल्ड विंड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट. It is because of these mountain this subcontinent experience comparatively milder wind as compared to Central Asia. पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि इंडिया के क्लाइमेट को ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड कैसे अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो हिमालयन माउंटेन है वो हमें एक्सट्रीम ठंड, ये जो हमारे सेंट्रल एशिया से एक्सट्रीम ठंडी हवाएं आती है ना, उससे बचाता है, जिसकी वजह से हमारा जो नदर्न पार्ट है उस पर इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं रहती जितनी हमारे यहाँ सेंट्रल एशिया में रहती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एल्टीट्यूड है वो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है, ये हमें समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है लैटिट्यूड, इसको मैं सेकंड कर देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड भी इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, कैसे? देखो, बड़ा सिंपल है। आपको पता है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, बिल्कुल बीचों बीच से जाती है। कौन कौन से स्टेट से जाती है? अगर थोड़ा बहुत आपको याद है, चैप्टर नंबर 1 में करा हो आपने, तो नीचे मेरे को बताना। मैंने ट्रिक भी बताई थी इसकी, चैप्टर नंबर 1 में आपको ट्रिक बताई थी क्या, कैसे आप याद रख सकते हो कि कौन कौन सी स्टेट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होती है। ठीक, बड़ी मज़ेदार ट्रिक थी, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना उन स्टेट्स के नाम क्या है। हाफ ऑफ द कंट्रीज लाइंग ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलो, मतलब बता चुका हूँ मैं, हाफ ऑफ द कंट्री क्या होती है कि ऊपर वाले एरिया में, और मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला जो एरिया उसको सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, और जो नीचे वाला एरिया वो ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। और दोनों में क्या होता है कि अलग अलग, आपको पता है, मैंने आपको बताया दिल्ली में एक्सट्रीम ठंड होती है, गर्मी भी होती है, बट हमें मुंबई में कुछ अलग देखने के लिए मिलता है, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो इंडिया को 2 पार्ट में बांट देती है, सब ट्रॉपिकल रीजन और ट्रॉपिकल रीजन, इसकी वजह से हमारा इंडिया का क्लाइमेट भी अफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में एक्सट्रीम वो नहीं होता, ना ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी, बट हमारे कोस्टल रीजन में हमें कुछ अलग देखने के लिए मिलता है, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लैटिट्यूड का मतलब, लैटिट्यूड आई होप आपको याद हो, लैटिट्यूड का मतलब होता है लेटी हुई लाइन को लैटिट्यूड कहते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लेटी हुई है ना, तो इसलिए इस टॉपिक का नाम लैटिट्यूड है। ठीक है, तो लैटिट्यूड भी हमारे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लैटिट्यूड है जो कि इंडिया को 2 पार्ट में बांटता है, ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन। ये ट्रॉपिकल है और ये सब ट्रॉपिकल है, और हमारा जो क्लाइमेट है इन दोनों रीजन में अलग अलग रहता है। ठीक है, एक तीसरा फैक्टर और है जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, जो थोड़ा सा बड़ा है, वो क्या है? प्रेशर एंड विंड। 3 चीज़ें, प्रेशर एंड विंड, ठीक है, और प्रेशर और सरफेस विंड हो गया, अपर एयर सर्कुलेशन हो गया, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोनिक या साइक्लोन जिसे कह सकते हैं। पहली बात तो ये प्रेशर एंड विंड हमारे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। अब देखो, सिंपल सीधी बात है, ये प्रेशर एंड विंड कंडीशन में क्या दे रखा है आपको पता है? ठंड के टाइम में इंडिया के पार्ट में क्या बन जाता है? हाई प्रेशर बन जाता है, और इंडिया के जो पानी वाला रीजन है उसमें क्या बन जाता है? लो प्रेशर बन जाता है। तो जो हवाएं हैं वो हमारे इंडिया के पार्ट से नीचे की तरफ जाने लग जाती है ना। और गर्मियों में उल्टा होता है, गर्मियों में हमारे इंडिया में क्या बन जाता है? लो प्रेशर बन जाता है, और पानी वाले एरिया में हाई प्रेशर, और जो पानी वाला एरिया है उसमें से बादल उठकर हमारे इंडिया के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर बारिश होती है, और हम कह सकते हैं कि ये चीज़ इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। तो बिल्कुल जी, जो प्रेशर है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर, और ये जो हवाएं हैं जो डायरेक्शन चेंज कर रही है, हमारे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। दूसरी बात है अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन का मतलब है ऐसी हवाएं जो बहुत ऊपर है, जो ट्रोपोस्फेयर में है, जिसको हम कहते हैं जेट स्ट्रीम, वो भी हमारे क्लाइमेट को, इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। कैसे करती है ये आपको नीचे लिखा हुआ है। आपको पता है कि जेट स्ट्रीम की वजह से
ही हमारे इंडिया के अंदर ठंड में भी बारिश आती है। याद होगा आपको, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको लेकर चला जाता हूँ उस टॉपिक पर। ये इंडिया है, ठंड के टाइम पे इंडिया पे बनता है हाई प्रेशर और पानी पे बनता है लो प्रेशर, बट फिर भी यहाँ की हवा यहाँ पर आती है वेस्ट जेट स्ट्रीम की वजह से। ठीक है, ये देखो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से आती है ये। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो। ये डेफिनेशन यहाँ से कर सकते हो, फर्स्ट पार्ट में दे रखी है। ठीक है, पूरी प्रॉपर डेफिनेशन, वैसे इसमें भी लिख रखी है मैंने, ये पूरी प्रॉपर डेफिनेशन है। और ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस में वही बता रखा है। ठीक है, कि ये जो हमारा मेडिटेरेनियन सी था, वहाँ से क्या होती है, बादल उठते हैं। ठीक है, ठंड के टाइम में, और हमारे इंडिया की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि हमारा जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, ठीक है, हमारे इंडिया ये रहा, यहाँ मेडिटेरेनियन सी है, यही समझ लो अभी। तो यहाँ पर हमारे नॉर्थ वेस्ट यानी ये वाले एरिया में क्या है कि बहुत सारे बादल उठ के इंडिया की तरफ मूव करते हैं साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से। तो यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस आती है साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, जेट स्ट्रीम की वजह से कह सकते हो आप, तो उसकी वजह से इंडिया की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाती है ये हवाएँ, जिसकी वजह से इंडिया के नॉर्थ पार्ट में बारिश होती है इन हवाओं की वजह से। ठीक है जी, आई होप ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। अगर कोई भी दिक्कत किसी वर्ड में, किसी पॉइंट में, किसी लाइन में, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, अगर किसी बच्चे का आप क्वेश्चन देखते हो जिसने कमेंट बॉक्स में पूछा हुआ है, जिसका रिप्लाई मैंने अभी तक नहीं करा और आपको आंसर पता हो, तो आप ज़रूर बताओ। ठीक है, हेल्प उनकी ज़रूर करना, क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो अगर मेरे से मिस हो जाए तो बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे की हेल्प करना। बाकी मैं इसके नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, जीपी लिंक में दूंगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, इसका एक और पार्ट अभी रहता है। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट है, 5 नंबर का क्वेश्चन, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हो। नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा, आपने कभी सोचा है कि ठंड आती ही क्यों है हमारे दिसंबर में और नवंबर वाले टाइम में, और गर्मियां ही मार्च और मई वाले टाइम में क्यों आती है? ये मैं बताने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ITCZ, ये ITCZ वर्ड है ना, आपको बड़ा परेशान करता होगा। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है ना, तो अभी तक आप सोच रहे होगे कि सर मुश्किल टॉपिक है इसलिए आपने करवाया नहीं। ऐसी बात नहीं है, वो इजी टॉपिक है, बट मैं उसको जब करवाऊंगा तब आपको पता चलेगा बहुत इजी टॉपिक है। बट क्योंकि मैं फिगर वगैरह से बताऊंगा तो मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसलिए मैंने उसको नेक्स्ट पार्ट में रखा है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यार, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा होगा। उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि उस पर 1000 सब्सक्राइबर है, बट जब डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उस पर क्लिक करोगे ना, तब आप देखोगे कि उस पर 1800 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, जबकि मैंने वहाँ पर अभी तक कुछ अपलोड भी नहीं किया है, एक भी वीडियो वहाँ पर अपलोड नहीं करी है। तो ऐसा क्यों है कि बच्चे उस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं जबकि वीडियो भी नहीं डाली मैंने? क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। मैं ये बताने वाला हूँ कि मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया और आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं वही बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में भी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो वो ना आए, उसी के लिए मैंने वो चैनल बनाया है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, साथ ही में बेल आइकन दबा देना। और मैं वहाँ पर सिर्फ यूट्यूब नहीं, और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा। तो जब आप सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन ज़रूर दबाना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे सब्सक्राइब तो कर देते हैं, फिर बेल आइकन नहीं दबाते। इस चैनल की भी बता रहा हूँ मैं, फिर बोलते हैं कि सर जी हमें बहुत बाद में नोटिफिकेशन मिलता है। अब आप खुद सोचो, अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया बट नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाई, और मैंने वीडियो अपलोड करी, क्योंकि मैं पहली वीडियो में धमाका मचाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जो बहुत ज़्यादा नया है। आपने वीडियो देखी 10,000 व्यूज़ के बाद, तो 10,000 में से अगर 1,000 बच्चे भी उस प्लेटफॉर्म पे चले गए, तो आपके लिए तो कंपटीशन बन गया ना। तो उस कंपटीशन से बचने के लिए आप उन 1000 बच्चों में से बनो जिन्होंने सबसे पहले वीडियो देख के उस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट कर दिया हो अपना काम वगैरह। ठीक है जी, सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना इसको, और उसको भी अगर वीडियो डाल दी हो तो देखना ज़रूर। अगर आपका पेपर का टाइम चल रहा है तो अभी मत देखना। ठीक है, अभी आप स्किप करना, छुट्टियों में देखना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे फॉलो कर सकते हो। जीपी लिंक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, मैं आपको बता ही चुका हूँ। साथ में टेलीग्राम चैनल भी है, क्लास 9 का डाउट वगैरह आप पूछ सकते हो। बहुत सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ वहाँ पर, और बहुत सारे बच्चों को चैप्टर ढूंढने में दिक्कत आती है, तो मैं वहाँ पर डायरेक्टली प्लेलिस्ट का लिंक नीचे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है जी, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।